वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2025 के लिए हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास से जो दिल्ली सल्तनत है इसके प्रमुख शासकों के बारे में, उनका कालक्रम और उनके विषय में विशेष बिंदुओं को समझेंगे जो कि पेपर में प्रश्न बना सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले एक जरूरी सूचना है दोस्तों, अगर आप यूपीपीएससी प्री 2025 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंटरशिप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, जहां पर मात्र 499 रुपए में आप कंप्लीट मेंटरशिप बैच को प्राप्त कर पाएंगे, जिसमें आपको अंतिम 40 दिनों का डेटा मिलेगा कि 40 दिन आपको क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किस विषय को कितना समय देना चाहिए, ताकि आसानी से आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर पाएं। इसके अतिरिक्त अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं या फिर किसी अन्य प्रकार के कोर्स की आवश्यकता है तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्लास पर। देखिए, गुलाम वंश के शासकों के कालक्रम की बात करें। गुलाम वंश के शासक है, इनका पहला शासक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। यही गुलाम वंश या फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। गुलाम वंश चलता है 1206 से लेकर 1290 तक। जो 1500 दिमाग से निकला, ये 1206 से लेकर 1526 तक ये दिल्ली सल्तनत का शासन होता है, जिसमें 5 राजवंश शासन करते हैं। तो अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो ये गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश का, ये दास वंश भी कहा जाता है, इसका संस्थापक था। इसे ऐब केसल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कालावधि का मतलब कितने समय तक ये शासन करता है, तो 1206 से 1210 तक शासन करता है। इसकी कुछ विशेष उपाधियां थी: पील बख्श, लाख बख्श, कुरान खां, हातिम द्वितीय, मलिक, सिपह सलार। मलिक और सिपह सलार उपाधि इसे मोहम्मद गोरी ने दिया था। देखिए, गुलाम वंश खुद को गुलाम मानता है, ये न तो अपने नाम के सिक्के जारी करता है, न ही सुल्तान की उपाधि धारण करता है। मलिक और सिपह सलार जो मोहम्मद गोरी ने उपाधि दी थी, इसी उपाधि से शासन करता है। और अंतिम में पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आराम शाह, ऐसा माना जाता है इसका पुत्र था, कुछ जगह ऐसा ये भी बताया गया कि इसका भाई है। आराम शाह शासक बनता है 1210 में। इसका शासन बहुत लंबा नहीं चलता है। इल्तुतमिश इसकी हत्या कर देते हैं और हत्या करके खुद शासक बन जाते हैं। इल्तुतमिश का शासन होता है 1210 से 1236 तक। इसकी उपाधियां होती सुल्तान सईद, मतलब भाग्यशाली सुल्तान। ये मिन्हाज ने इसे कहा था। सुल्तान आजम, नासिर अमील उल मोमिनीन खलीफा ने उपाधि दी थी। गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। मकबरों का पितामह कहते हैं। मकबरों का पितामह इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में मकबरा, ये इसकी शुरुआत इसी ने किया था और अभिलेखों में इसे ईश्वर की भूमि का संरक्षक कहा गया था। ये चीज आपको याद रखना है। इल्तुतमिश, इसने दल चालीसा या फिर तुर्कान चहलगानी, इस प्रथा की शुरुआत किया था। इक्ता प्रथा की भी शुरुआत इल्तुतमिश ने ही किया था। इसके बाद अगला जो शासक बनता है इल्तुतमिश के बाद, रुकनुद्दीन फिरोज। देखिए, ये रुकनुद्दीन फिरोज जो है इसका पुत्र होता है। इल्तुतमिश की जब मृत्यु हुई थी तो मृत्यु से पहले उसने ये घोषित कर दिया था कि जो मेरा उत्तराधिकारी है ये रजिया सुल्तान होगी, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शासक बन जाते हैं। तो रजिया सुल्तान क्या करती है, जो अमीर होते हैं उनके पास जाती है और उनसे सलाह मशवरा होता है और बाद में अमीर सुझाव देते हैं कि ये शासिका बनेगी। तो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका होती है। पूरे दिल्ली सल्तनत पे महिला शासिका इकलौती थी। 1236 से 1240 तक ये शासन करती है। फिर बाद में क्या होता है कि जो अमीर होते हैं उनको बुरा लगने लगता है क्योंकि रजिया एक महिला थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये कुबा और कुल मतलब टोपी और कोट ये धारण करती थी और साथ ही साथ दरबार लगाती जैसे पुरुष किया करते थे। तो ये उन लोगों को पसंद नहीं है और षड्यंत्र करके उसे गद्दी से हटा दिया जाता है। उपाधि थी उद्मत उल निस्वा। इसकी हत्या हुई थी ये कैथल में हुआ था। इसका मकबरा भी वहीं पर है। ये भी प्रश्न कई बार बना है। जब इसकी हत्या हो जाती तो मुइजुद्दीन बहराम सा शासन बनता है। 1240 से 1242 तक होते हैं। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद सा 1242 से 46 तक, दरवेश नाम से इसे जाना जाता था। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से
65 तक। देखिए नासिरुद्दीन महमूद जो है ये आदर्श सुल्तान माना जाता था। इसका कारण ये है कि ये बहुत ही मतलब एकदम शालीन व्यक्ति था। ये टोपी सिलकर और नमाज की आयतें लिखकर जीवन यापन करता था। इसके समय में पूरी जो सत्ता थी वो बलबन के हाथ में थी। बलबन उस समय हासी का इक्तेदार हुआ करता था। बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था और उपनाम बलबन खुर्द। 1266 से लेकर 1287 तक बलबन शासक बनते हैं। और बलबन ने जब शासक बना तो इसने गियासुद्दीन की उपाधि धारण की। इसे उलुग खां, नियाबत खुदाई, जिले इलाही भी कहा जाता था। सिजदा, पैबोस ये सब प्रथा भारत में बलबन ने ही स्टार्ट करवाया था। ये खुद को ईश्वर की छाया माना करता था। जो रक्त और लौह की नीति है, चरीखर, घरीखर, ये सब बलबन से जुड़े हुए। बलबन के बाद कैक्यूबाद शासक बनता है 1287 से 90 तक। और क्यूमार्स गुलाम वंश का अंतिम शासक होते हैं। क्यूमार्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की जाती। तो खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चलते हैं। छोटा शासन रहता है। इसमें सबसे प्रमुख शासक है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जिसे कि आज भी आप देख सकते हैं काफी विवादों में रहता है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी जो होता है जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। अब देखते हैं खिलजी वंश की बात करते हैं। खिलजी वंश के बारे में याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा कालक्रम होता है, मतलब सबसे कम समय तक इनका शासन रहता है। ठीक। संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी, 1290 से 1296 तक शासन करते हैं। उपाधि थी इब्ने सैफ, जिसका अर्थ है तलवार का पुत्र। शाइस्ता खां है ना, 70 वर्ष की उम्र में सुल्तान बना था। दिल्ली सल्तनत का सबसे बूढ़ा सुल्तान माना जाता है। इसके बाद इब्राहिम रुकनुद्दीन शासक बनते हैं, जो आगे इसकी हत्या कर दी जाती है। अली गुरशास जो कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम होता है, 1296 से 1316 तक शासन करता है। काफी मतलब गंभीर पकड़ होती है इसकी अपने सत्ता पर। अब्दुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीनिया वादिन मोहम्मद शाह खिलजी इसका पूरा नाम है। सल्तनत का समुद्रगुप्त स्टैनले लिनपुल ने इसे कहा था। तो सल्तनत काल का समुद्रगुप्त कहा जाता है, लिनपुल ने कहा था। आगे देखिए सिहाबुद्दीन उमर 1316 में छोटा शासन। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320 तक है ना। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया। तो याद रखना मुबारक खिलजी, इसने खुद को खलीफा बताया था। इसके बाद नासिरुद्दीन खुसरो, ये खिलजी शासक नहीं था, हालांकि खिलजी वंश से जुड़ा है, अंतिम शासक था। 1320 में इसका शासन रहता है। ये पैगंबर का सेनापति था और खुसरो की उपाधि इसे मुबारक खिलजी ने दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद तुगलक वंश का शासन शुरू होता है। तुगलक वंश ये सबसे लंबे समय तक शासन करते हैं दिल्ली सल्तनत पर। 1320 से लेके 1414 तक चलता है। 1414 ही ज्यादा प्रमाणित है, कई जगह 1412 भी मिलते हैं। संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है 1320 से 1325। उपाधि अल सहीद है, मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर गयासुद्दीन की उपाधि मिलती है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक, ये सबसे ज्यादा विद्वान था, लेकिन इसे मूर्ख शासक या फिर बेवकूफ शासक भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जितने भी प्रयोग थे अक्सर सब फेल हो गए थे। देखिए मूल नाम इसका क्या है, मलिक फखरुद्दीन जौना खां, उपनाम है अब्दुल मजाहिद, उपाधि उलुग खां, सुल्तान जिल्ली अल्लाह, ये सब। मोहम्मद बिन तुगलक ने जीन प्रभा सूरी के साथ विचार विमर्श किया करता था। ये गंगा जल पीता था, होली मनाता था, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता का कार्य किया करता था। इसके बाद फिरोज तुगलक, ये इसका मूल नाम कमालुद्दीन फिरोज था, उपाधि सैयद उस सलादीन है ना, खलीफा से उपाधि मिली थी और सल्तनत का जयसिंह इसे कहा जाता है। इसे सल्तनत का अकबर, एल्फिंस्टन और एलियट ने कहा है। फिरोज एक निर्वाचित सुल्तान था, है ना। आगे निर्वाचित का मतलब जनता ने इसे पसंद किया था। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय या तुगलक शाह, अबू बकर शाह, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह। और आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है नासिरुद्दीन महमूद, ये तुगलक वंश का अंतिम शासक होता है। इसका वजीर मल्लू इकबाल था। नेक्स्ट सैयद खां, सैयद वंश छोटा सा वंश होता है, 1414 से 1450 तक चलते हैं। खिज्र खां इसका संस्थापक है, 1414 से 1421 के बीच। रैयत आला इसकी उपाधि थी, तैमूर ने इसे उपाधि दिया था। इसकी पुस्तक है दरारे जज्बात, है ना। आगे बुखारा के शेख जलालुद्दीन ने खिज्र खां को सैयद कह के पुकारा था। मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह इस वंश का अंतिम शासक होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोधी वंश। लोधी वंश में 3 प्रमुख शासक हुए, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक, इसकी उपाधि गाजी, इस्लाम का, ये सब है। 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ था। फिरोज तुगलक, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, शेर शाह सूरी, औरंगजेब, शिवाजी, इन सबका 2-2 बार राज्याभिषेक हुआ है, तो याद रखना है ना। कौन कौन से, फिरोज तुगलक, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, शेर शाह सूरी, औरंगजेब और शिवाजी। 1484 में सरकी वंश का अंतिम सुल्तान सरकी हुसैन शाह से इसने जौनपुर जीता था।
सिकंदर लोधी का उपनाम है गुलरुखी, ये प्रश्न कई बार पेपर में बना हुआ है। सल्तनत काल में सबसे अच्छी गुप्तचर व्यवस्था सिकंदर लोधी के समय में थी। आगरा की स्थापना इसी ने किया था, ये भी याद रखिएगा। इब्राहिम लोधी ये अंतिम शासक होता है दिल्ली सल्तनत का। पानीपत के युद्ध में बाबर इसे परास्त करता है। युद्ध क्षेत्र में मरने वाला एकमात्र सुल्तान था। बाबर ने इब्राहिम लोधी को अनफरखा, सुरमा और कंजूस कहा है। अब देखिए दिल्ली सल्तनत के समय में मंगोल आक्रमण कब कब हुए, किसके किसके समय में हुए थे, तो इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी और इस प्रकार के वीडियोस लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों यूपीपीसीएस प्री 2025 अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंटरशिप प्लान को जरूर फॉलो करना चाहिए, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।